हेलो डियर, आपका वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम अपना 8वां मॉक जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। CGL CHSL के टीयर 2 के लिए ये मॉक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, दी बेस्ट अवेलेबल मॉक्स हैं। उनमें मैथ का 8वां प्रैक्टिस मॉक और इसका जो लेवल है दैट इज़ मॉडरेट इसका लेवल रहा। आपने इन मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, जिन लोगों को पता है पहले से तो अब वो डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उनको एक बात आप मेरी सुन लेना, ठीक है? हाँ, सुन लेना अभी। चलो, तो भाई दो तरीके के मॉक्स आपको मिल रहे हैं। वीडियो मॉक्स जिसमें आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है, प्रैक्टिस मॉक जिसमें आप वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं। वीडियो मॉक्स में सिर्फ वीडियो मिलती है, मॉक अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो आप क्या करते हो, उस वीडियो को देखते हुए उस वीडियो के अंदर ही मॉक को अटेम्प्ट करते हो मेरे साथ। प्रैक्टिस मॉक में क्या होता है, आपको मॉक मिलता है ऐप और वेबसाइट कहीं पर भी दे सकते हो, ठीक है? उसको आप अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद आपने यहाँ पर सीधा वीडियो सॉल्यूशंस पर आ जाना है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको भी इसी वीडियो के अंदर देख लो चाहे। हाँ, अगर आप ये एनालाइज करना चाह रहे हैं, एक बार नज़र मारना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया, मैंने कितना टाइम दिया, वो आप वहाँ पर ऐप में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? ओके जी, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये अपनी वेबसाइट है, अपनी ऐप के ऊपर भी यही टैब होंगे। वेबसाइट है evencoachingcenter.com, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो लेटेस्ट मॉक टेस्ट के ऊपर आप जाओगे, ये टीयर 1 वाले हैं, इधर से टीयर 2 के वीडियो मॉक्स इसके अंदर हैं और प्रैक्टिस मॉक यहाँ पर है, ठीक है दोस्त? तो प्रैक्टिस मॉक पे आप जाओगे तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा मॉक देने का, अटेम्प्ट करने का, नीचे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, ये है। इसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक ये यहाँ पर लिस्टेड हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है इनके अंदर काफ़ी कम आ रहा है, इनके अंदर ज़्यादा आ रहा है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम आ रहा है। तो भाई ये एक्चुअल में जो पेपर हुए हैं एसएससी के वो हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये देने चाहिए, ठीक है? और एटलीस्ट अगर आप कुछ दिन वेट कर रहे हो तो कर लो, लास्ट के 15 दिन में तो आपको ये देने ही देने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर टीम का एफर्ट लगवाया है, नहीं तो मैं क्यों लगवाता है? तो धीरे धीरे आपके पेपर से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको यहाँ पर डाल देंगे हम, और आपको उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो इनको आप ज़रूर दो। क्लियर है भाई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, डायरेक्टली मॉक को एक बार एनालाइज कर लो, मैंने कौन से क्वेश्चन पर कितने मार्क्स दिए। सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं ये करूँगा कि टेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा, आप पॉज करके यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है? बाकी आपको जैसे भी ये लगे एफिशिएंट है आपके लिए, वैसे ही आप लोग करना। स्टार्ट करते हैं। तो पॉज करके टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो इसका। ये क्वेश्चन डूएबल है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी डूएबल है, पॉज करके टेक्स्ट सॉल्यूशन देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी डूएबल है, पॉज करके टेक्स्ट सॉल्यूशन देख सकते हो। और जो प्राइम नंबर हमें चेक करने होते हैं, प्राइम नंबर की एक खासियत होती है कि वो 6 के मल्टीपल से एक पहले या एक बाद में होते हैं। तो हमेशा 6 का पहाड़ा चेक करो। 6 7 42, उससे एक पहले एक बाद। 6 8 48, 48 से एक पहले लेकिन एक बाद वाला नहीं है, तो वो नज़र तो हम मारेंगे, लेकिन बीच वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे तो 6 के पहाड़े के एक पहले या बाद में ही मिलेंगे, ठीक है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये भी रिपीटेटिव ही, पहले कई बार ऐसा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम एक कोन को काट देते हैं, मैं 2D में ही दिखाऊंगा, 3D में नहीं दिखाऊंगा, आप भी एग्जाम में 2D में बनाओ। जब हम एक कोन को ऐसे काट देते हैं तो हमें जो रिलेशनशिप देखनी होती है वो देखनी होती है छोटे कोन में और बड़े कोन में। इनके अंदर सिमिलरिटी की रिलेशनशिप होती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है? कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको पूरे कोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है और इस नीचे वाले टुकड़े के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर पूरा कोन
100% है और मैं ये बता दूं ये नीचे वाला टुकड़ा 80% है, तो कहीं ना कहीं ये वाला टुकड़ा भी तो 20% हो गया। तो आपको छोटा कोण और बड़े कोण की रिलेशनशिप भी मिल गई। अगर वो पूरे कोण और नीचे वाले हिस्से की रिलेशनशिप दे देता है तो कहीं ना कहीं वो छोटे और पूरे की भी दे देता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको पूरे बड़े कोण के बारे में रेडियस और हाइट बता दी, जी हाँ, और इस छोटे वाले हिस्से का वॉल्यूम बता दिया। तो आप एक काम करो ना, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है और जो बिग कोन का वॉल्यूम है बड़े वाले का, वो कंपेयर कर लो। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है 7720 7722। बड़े कोन का वॉल्यूम क्या है, जब आपको इन दोनों का रेशियो मिलेगा, मान लो ये नीचे वाला 2 है और पूरा 3 है, तो ऊपर वाला 1 हो गया ना बाय डिफॉल्ट। ये करते हैं भाई, तो नीचे वाले का वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो कि है 15 इंटू में एच। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको फिर। 22 3 66, 22 5 110, 22 एकम 22, 7 5 35, 3 5 15। अब आपको एक बात पता है कि ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्यूब में होंगी। कई बार ये सॉल्व करने में हिंट मिल जाती है। इसको मैं 3 से काट दूँ, देखो वो भी 3 से कट रहा है। 3 5 15, 3 एकम 3, 17 3। तो ये हो गया 117 बटे में 125, 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो ये जो फ्रस्टम का वॉल्यूम 117 है, तो पूरे बड़े का 125 है, तो 125 में से 117 को घटा दो 8, तो छोटे वाले का 8 है। और हम हमेशा कंपेयर करते हैं स्मॉल कोन और बिग कोन, क्योंकि यही दो सिमिलर हैं। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो अगर 8:125 है, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा दोस्त, इनकी रेडियस का, हाइट का, स्लांट हाइट का रेशियो, इसका क्यूब रूट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। तो क्यूब रूट करेंगे तो 2:5, यानी कि बड़े वाले कोण की जो भी कोरस्पॉन्डिंग चीज 5 है, छोटे वाले की वही चीज 2 होगी। उसने पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हैविंग द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द स्मॉलर कोन। तो स्मॉलर कोन का रेडियस निकालना है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस आ जाएगा। तो स्मॉलर कोन का रेडियस क्या होगा, अगर बड़े कोन का रेडियस 5 है तो छोटे वाले का 2 है, तो बड़े कोन का रेडियस कितना है, जो कि है 15, यानी कि 3 गुना। तो छोटे कोन का कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो एक ऐसे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 6 है। तो मैं ऑप्शन के ऊपर नज़र मारूंगा, पाई को खोल रखा है कि नहीं, नहीं खोल रखा। हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 3 दूनी 6, तो 6 6 के 36, दूनी 72, दूनी 144 पाई। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि आप पूरे सफियर का निकाल लोगे, 288 पाई कर दोगे। ठीक है, तो इससे ही बचना है। जैसे रेडियस डायमीटर का कन्फ्यूज़न है, ऐसे ही अपने हेमिस्फीयर सफियर का कन्फ्यूज़न होता है। एक मेंसुरेशन 3D में प्रिज्म और पिरामिड का भी कन्फ्यूज़न होता है। कई बार दे रखी होती है पिरामिड, आप वॉल्यूम यूज कर लेते हो प्रिज्म का, और क्वेश्चन फिर बाद में जाके पता लगता है ये तो आंसर मैच नहीं किया, फिर दोबारा से करते हो। तो थोड़े से अवेयर रहना मेंसुरेशन 3D में इनमें। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, तो आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल हों कि नहीं, वैल्यूज़ आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे भी बढ़ सकते हैं। हमें बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुल मिला के बात है इतनी। करें फिर, चलिए जी, 2 तरीके से मैं आपको ये बताऊँ। देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक रिपीटेटिव वे से मैं आपको बताऊंगा। उसने ये बोला है, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मैं इसको परसेंटेज में डील कर लेता, लेकिन यहाँ पर 12.5 है, तो मैं फ्रैक्शन में डील करूँगा। तो उसको फ़ायदा हो रहा है 1/8 का, 8 के ऊपर 1 का। तो मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया जी, वो 8 रुपये की चीज़ को 9 में बेच रहा है, और ताकि परसेंटेज वगैरह निकल आए तो मैंने 2 0 चिपका दी। मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। यह है तरीका नंबर 1।
800 की चीज़ को 900 में बेच रहा है। इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता और 620 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसको इतने का फ़ायदा होता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बाद में एंटरटेन करूँगा, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज इसको एंटरटेन कर दूँ। क्लियर है? ओके जी। तो 20% कम में खरीदता, तो 20% कम यानी कि 80% में खरीदता, तो इसका 80% 8 वाटू 64 640। अगर इतने में खरीदता और इससे कुछ ज़्यादा या कम में बेचता तो फ़ायदा कितना होता है? तो फ़ायदा परसेंटेज में, तो मैं इसकी परसेंटेज यूज़ कर लेता हूँ। तो फ़ायदा बोल रहा है 60% का होता, तो इससे 60% ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब 60%, तो इसका 60% निकालो। 10% है 64, तो 6 से गुणा करो, 6 चौके 24, 2 6 छिके 36 और 2 38, इतना जोड़ दो दोस्त। ठीक है भाई, ये हो गया 4 8 और 4 12, 1024। इतने में लेकर इतने में बेचेगा तो 60% का फ़ायदा होगा। तो मैंने सारी सिचुएशन परसेंटेजेस के हिसाब से बना ली जी हाँ। अब मैं ये जो सिचुएशन है इसे रियल सिचुएशन से कंपेयर करूंगा। उसने दे क्या रखा है? उसने बोल रखा है कि पहले से 620 ज़्यादा में बेचता तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से तो 124 ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जो सिचुएशन है वो है 620। कितने गुना है? 5 गुना, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, 5 गुना है। तो उसने हमसे जो भी पूछा है वो इस रिलेशनशिप से उठाएंगे और उसको 5 गुना करके उत्तर दे देंगे। उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो इसको 5 गुना कर दो तो 4000। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसको करने को हम परसेंटेज वाले तरीके से करते तो भी कर सकते थे क्या? उसमें मतलब कर तो सकते ही थे, उसमें कैलकुलेशन कितनी हो रही है एक बार मोटा मोटा में देख लो कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है कि तो 100% की चीज़ को 112.5% में बेच रहा था बंदा। ये तो हम मन में ही सोच सकते हैं। अगर 20% कम में खरीदता यानी कि 80% में खरीदता, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं वही 100 की चीज़ को 112.5 में बेच रहा है, ठीक है। तो अगर 20% कम में खरीदता तो 80% में खरीदता और 620 रुपये ज़्यादा में बेचता यानी कि 112.5%, ये सारा परसेंट है, प्लस 620 में बेचता तो उसको 60% का फ़ायदा होता है, यानी कि इससे 60% ज़्यादा वो है 60%, यानी कि 160/5, यानी कि इससे का 8/5 गुना वो है। तो भी हो ही रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ नहीं रही। 16 8 128, ये 128% है। तो सिंपली मुझे एक बात बताओ, 112.5% में कितना जोड़ूं कि 128% आ जाए? तो आप बोलोगे सर 15.5, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 15.5% की है। और उसने पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जो भी यहाँ पर परसेंटेज चल रही है वो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में ही चल रही है। जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उसका 100% उसी के कंपैरिजन में चल रही है। 15.5% की ये वैल्यू है, तो 100% की कितनी हुई? 10 बटे में 15.5 गुणा में 100, 4000 आ जाएगा। इसे भी कर ही सकते हो। क्लियर है भाई? एक और तरीके से सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ मैं, फिर नए पेज पे दिखा दूँ, यहाँ पे ये लिखा पड़ा रहेगा। तो 12.5% प्रॉफिट पर बंदा बेच रहा था। अगर वो 20% कम पर खरीदता और पहले से 620 रुपये ज़्यादा में बेच देता, मैं जस्ट स्टेट में लिख रहा हूँ, तो उसको 60% का फ़ायदा होता। ठीक ठीक है। अब मैं इसके बेस पे यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये अपना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, पहले इस कॉस्ट प्राइस पे खरीद रहा था, इस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस है 12.5% ज़्यादा है। ठीक है। अब वो उसने किया क्या? उसने इस कॉस्ट प्राइस को 20% कम किया। आप बोलोगे जी हाँ सर, अगर वो 20% कम पर खरीदता, और उसने इसके अंदर एक और चेंज किया, उसने फिर इसको 60% ज़्यादा भी कर दिया। उसको 60% का फ़ायदा हो रहा है ना। एक्चुअल में 2 परसेंटेज चेंजेस हैं। उसने इसको 20% कम किया और फिर उसको 60% ज़्यादा कर दिया। जो नया सेलिंग प्राइस है, वो कैसे आएगा? इससे 20% कम में खरीदा गया और जो भी नया कॉस्ट प्राइस है
उससे 60% ज़्यादा नया सेलिंग प्राइस है। तो इस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ये जो सेलिंग प्राइस है ये 12.5% ज़्यादा है पुराने वाला, और इस कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ये जो नया सेलिंग प्राइस है ये कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। ये जो दो कंजिक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस हैं, जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस हैं, तो इनका नेट परसेंटेज चेंज बता दो आप कितना होएगा उसी फॉर्मूले से। मन ही मन में कर लेंगे हम। क्या आएगा, 60 माइनस 20 40, माइनस में 60 इंटू 20/100, तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12, तो नेट 28% चेंज आएगा। तो यानी कि इस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 28% ज़्यादा है। ठीक है, देखो इस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 12.5% ज़्यादा है, इस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 28% ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज में कितने का गैप है भैया, परसेंटेज का गैप होएगा दोस्त 28 में से ये घटा दो 15.5%, और रुपए में वो गैप होएगा 620, क्योंकि पुराने सेलिंग प्राइस से नए वाला सेलिंग प्राइस 620 रुपये ज़्यादा है। तो 15.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इस 30, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका मैक्सिमम ये रहता है, ये या फिर ये, क्योंकि ये आपके माइंड पर सबसे इजी ये वाला मेथड पड़ता है कि भैया 20% कम में खरीदा, यानी कि 80% कम में खरीदा, तो और फिर बेच दिया 620 रुपये ज़्यादा में, तो इतने का फ़ायदा हुआ, एक स्टेप में मैक्सिमम उत्तर आ जाता है। लेकिन कई बार वैल्यूज ऐसी हों आपको अनकंफर्टेबल करें, तो आप बाकी मेथड्स के ऊपर एक बार ट्राई कर सकते हो सेकेंड राउंड में। ठीक, बढ़ जाऊँ मैं आगे। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज दिस मच। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, ईच ऑफ y% आर ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, द टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रिसीव्ड इज 900। देखो पहले 2500 रुपये की चीज़ थी, अब दो डिस्काउंट दिए हैं, ओवरऑल 900 का डिस्काउंट बना, चीज़ हो गई 1600 की। जब आप एक डिस्काउंट देते हो y% का, तो आप ये मान लो कि चीज़ कुछ ना कुछ तो गुना होती है। जब आप 10% का डिस्काउंट देते हो तो 9/10 गुना होती है। तो अगर ये डिस्काउंट 10% के दो होते तो 2 बार 9/10 गुना होती। ठीक है, मुझे तो पता नहीं कितने गुना हुई है क्योंकि मुझे डिस्काउंट नहीं पता, तो मैं ये देख लेता हूँ फाइनली जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू की कितने गुना है। तो 1600 बटे में 25, 2500 से 1600 हो गई, इतने गुना है। और दो बारी मतलब कि y% एक बार डिस्काउंट मिला, फिर y% डिस्काउंट मिला, तो y% के कारण अगर ये कुछ गुना होती है तो वैसा ही दो बारी हुआ है, तो मैं स्क्वायर रूट करूंगा। अगर 3 बारी होता तो मैं क्यूब रूट करता, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसी तरीके से। ठीक है, 4/5 ये मुझे पता लग जाएगा कि जब एक बार वो डिस्काउंट दिया जाता है तो चीज़ 4/5 गुना होती है, दो बार दिया गया इसलिए 16/25 हो गई। ठीक है, तो क्या आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालने की जरूरत है? अभी नहीं है, देखो निकाल सकते हो बट अभी नहीं है। उसने क्या बोला, वट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इफ सिंगल डिस्काउंट इज गिवन। तो सिंगल डिस्काउंट दोगे तो 4/5 गुना हो जाएगा, तो कर दो 4/5 गुना। सिंगल डिस्काउंट ऐसे दिया जाता है अभी, तो 2000। तो आपको परसेंटेज क्यों निकालनी है? ठीक है, क्लियर है, ये भी डुएबल है, हम बहुत बार कर चुके हैं ये अंडरस्टैंडिंग। और आपको मॉक का लेवल कैसे लगा वो भी कमेंट में बताना। पिछले वाला जो मॉक था मैंने मॉडरेट बोल दिया, बट वो मॉडरेट नहीं था, आप लोगों के स्कोर ने बताया और आप लोग भी बोल रहे थे। कई बार क्या होता है कि अल्टीमेटली मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती ही हैं, बहुत ज़्यादा बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, एक आधी बार मेरा जो डिसीजन है वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं तो इतनी बार कर चुका हूँ, बट मैक्सिमम मैं पूरी नज़र रखता हूँ। ठीक है, हर एक फैक्टर को इंक्लूड करके चलता हूँ। ये एक बार टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो भाई, 1 मिनट रुको, आपको नीचे से दिख नहीं रहा होगा ना, अभी दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी डुएबल है। मैंने फर्स्ट राउंड में आपको क्या बोला कि एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा ये देखोगे कि कहीं वैल्यू पुट करने से तो बात नहीं बन रही है। अगर कोई फिक्स आपको रिपीटेटिव पैटर्न दिख जाए कि ये तो ऐसे ही होएगा तो आप उससे कर लो, बट एक बार के लिए सोचो कि वैल्यू पुटिंग करने से बात तो नहीं बन रही है। आगे बढ़ते हैं।
ये भी कर लोगे आप टेक्स्ट सॉल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो जाएगा टेक्स्ट सॉल्यूशन से, और दोनों ऐसे हैं कि आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। The radius of two concentric circles are 15 and 7. कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनके रेडियस 15 और 7 हैं। ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, अगर आपको याद है कि हाँ ये ऐसे होएगा, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मार्क एंड रिव्यू करके बाद में कर लेना, सिंपल बात है। हमेशा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप मार्क एंड रिव्यू करोगे या स्किप करोगे, कई बार इस पे भी डिपेंड करता है, और मैक्सिमम इसी पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को देखकर कैसा फील कर रहे हैं। जब आपने कामली उसको रीड कर लिया और कामली अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आप उसको देखकर ये फील कर रहे हैं मैं अभी कर लूंगा, या ये फील कर रहे हैं भाई मेरे तो दिमाग में नहीं आया, तो मार्क एंड रिव्यू या फिर स्किप करो, ठीक है। ओके, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, क्यू एस टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का, टचिंग द सर्कल एट एस एंड लार्जर सर्कल एट टी। उसने हमसे पूछा है पी एस की लंबाई बताओ, ये वाली। अगर आप इस सेंटर से इसको मिला दोगे ऐसे तो ये 90 डिग्री होएगा, क्योंकि ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का, और यहाँ से मैंने रेडियस ड्रॉप किया है, ठीक है। और अगर आप इसको इससे मिला दोगे तो ये भी 90 डिग्री होएगा, क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है पी क्यू, और डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब आप अगर देखोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाई गई है, ये जो है ये इसके पैरेलल है, देखो, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सिमिलर ट्रायंगल तो है ही है भाई, और ऊपर से ये मिड पॉइंट है, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ओ मिड पॉइंट है पी क्यू का। आप बोलोगे जी हाँ, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होएगा, क्योंकि जब बेस के पैरेलल लाइन हो तो ये लाइन एक साइड को जिस रेशियो में बांटती है दूसरी साइड को भी उसी रेशियो में बांटती है, और ये तो मिड पॉइंट वाली सिचुएशन है, तो ये वाली जो लाइन है ये बेस की, ये जो लाइन है इससे हाफ लंबाई की होगी। जी हाँ, तो हिंट दे देता हूँ आपको, पी एस की लंबाई निकालनी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी एस हाइपोटेन्यूज है, पी टी एस, तो बाकी दो साइड्स की लंबाई निकाल लो, पी एस की लंबाई आ जाएगी। करें फिर, देखो, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 15, तो ये 7 है तो ये 8 है, ये पूरा 15 है, ठीक है जी। तो मेरे पास एक तो मुझे पता है ओ एस 7 है, तो पी टी 14 होएगा, ठीक है, इसका डबल होएगा ये, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन बनी है, ठीक है जी। अब अगर मैं क्यू एस की लंबाई निकाल लूँ, बिकॉज एस मिड पॉइंट है तो उतना ही एस टी होएगा, तो क्यू एस की लंबाई होएगी दोस्त 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। कई बार जल्दबाजी में आप 15 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर जोड़ दोगे, तो आगे से ये भी ध्यान रखने की कोशिश करना। तो 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर 49, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, अंडर रूट 176, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 176। तो पी एस की लंबाई क्या हो जाएगी, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस में इसका स्क्वायर 1 9 7 16 17 372। अब आपको पता है कि 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का होएगा 400, तो ये 19 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो पी एस इज 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जब तक अपने पास दो ऑप्शन ना हो 19 पॉइंट समथिंग 19 पॉइंट समथिंग, तब तक हम सोल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाएं, ये भी कर लोगे, हालांकि इसके अंदर ये सब की ज़रूरत नहीं थी। 180 डिग्री इन दोनों का सम है, 180 डिग्री को दो जगह पर बांटना है, जिसके अंदर 60 का गैप हो, तो 60 को मैं रखूँगा जेब में, तो बच जाएंगे 120, 120 को दो बराबर हिस्सों में बांटूंगा, 60 और 60, और जेब वाले 60 एक को दे दूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं फास्ट सॉल्यूशन करवाऊँ, जितना भी मैं टाइम लूँ वो एफिशिएंट हो।
ये भी रिपीटेटिव पैटर्न है भाई, एक सॉल्यूशन से कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपने इक्वेशन पढ़ा, देखा, और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करूं, क्या है सिचुएशन, मार्क एंड रिव्यू और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि बाद में मैं इजीली कर लूँगा तो मार्क एंड रिव्यू। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं यार बाद में करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं, तो स्किप। ज़रूरी है ये कैटेगराइजेशन, क्यों? क्योंकि जब आप सेकंड राउंड करोगे तो पहले आप मार्क एंड रिव्यू वालों को करोगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका वाकई में दिल जो कहता है वो वाला डिसीजन लो, ताकि बाद में सेग्रीगेशन हो जाए, जो क्वेश्चन छूट गए वो भी दो कैटेगरी में हो। जिनमें आपको लग रहा है हाई चांस करने के, उनको आप मार्क एंड रिव्यू करोगे तो पहले उनको आप देख पाओ। A swimmer swims from point P against the current for 6 minutes। मान लो करंट ऐसे है, तो पॉइंट P से ये अगेंस्ट द करंट गया 6 मिनट के लिए, ये यहां तक चला गया, एंड देन स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट। तो देखो ये 6 मिनट के लिए गया था, ठीक है, ये अगेंस्ट द करंट है। अगर ये करंट के साथ आएगा तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ यहीं पर पहुंचेगा या दूर? तो यार करंट के अगर साथ आएगा, अगेंस्ट में गया था, उससे तो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अगेंस्ट में तो स्पीड कम हो जाती है, कहीं ना कहीं दूर जाकर रुकेगा ये, यहाँ पर मान लो, और ये पहुंच गया पॉइंट क्यू पर। तो ये 6 मिनट का डिस्टेंस है इसका विद करंट। विद करंट ये 6 मिनट इतनी दूर चला जाता है, विदाउट करंट ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा पाता है। मान लो ये आर है, अगेंस्ट द करंट, सॉरी, 6 मिनट में इतना जा पाता है। करंट के साथ जाएगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा दूर ही जा पाएगा, स्पीड बढ़ जाती है ना, उतनी ही देर में ज़्यादा दूर जा पाएगा। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 120 मीटर, ये 120 मीटर है, देन द स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट की स्पीड बताओ। इसमें आप बता भी करंट की पाओगे, बंदे की नहीं बता पाओगे, इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो देखो, आप ये मान लो कि करंट की जो स्पीड है, कुछ भी मान लो, बोट ले लेता हूँ, वैसे तो ये स्विमर है पर मैं बोट ले लेता हूँ। बोट की स्पीड है b और वाटर की स्पीड है w, तो उस तरफ जाएगा तो b माइनस डब्ल्यू की स्पीड से जाएगा, ठीक है जी, और इस तरफ जाएगा तो b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू आर माइनस पी आर इक्वल टू पी क्यू? मैं इसको बिना ये सब लिखे भी आपको बता सकता हूँ वर्बली, बट पहले समझो फिर बाद में बताऊंगा, ठीक। तो यानी कि ये अगेंस्ट द करंट इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 6 मिनट में, तो ये मैंने मान ली कि भैया ये इसकी 1 मिनट में जितने मीटर ये जाता है वही है, ठीक है। 1 मिनट में, 1 मिनट में b प्लस डब्ल्यू जाता है, तो 6 मिनट में 6 इंटू बी प्लस डब्ल्यू मीटर पर मिनट, ठीक है जी। और ये 1 मिनट में b माइनस डब्ल्यू मीटर जाता है, तो 6 मिनट में जाएगा 6 इंटू बी माइनस डब्ल्यू। इसको घटाऊंगा तो आ जाएगा 120। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6b से 6b तो कट जाएगा, तो 6w प्लस 6w 12w आ जाएगा ये। तो मैंने इसकी स्पीड क्या मानी थी कि इतने मीटर जाता है 1 मिनट में, तो ये आ गया 1 मिनट में इतने मीटर जाता है। तो एक यहाँ पर बताना है 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, तो मैं धीरे धीरे बदल लेता हूँ। 1 मिनट में इतना जाता है ना, तो 1 घंटे में इतना जाएगा। 1 घंटे में इतने मीटर जाएगा, किलोमीटर में बताना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये लो इतने किलोमीटर जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 0.6 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है, क्यों? एग्जाम में करोगे, पहली बार क्वेश्चन आता है, आप स्किप करोगे, जब आप उसके बाद ट्राई करोगे तो फिर अगर आप ऐसे कर लेते हो इसको, मतलब इस तरीके से, इस अंडरस्टैंडिंग से लिख आप कितना भी लो तो नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनो, ये अपने बैच के अंदर भी है क्वेश्चन, वहाँ शायद 5 मिनट लेकर है। एक्चुअल में ये बंदा गया है अगेंस्ट द करंट और विद द करंट, ठीक है, 6 मिनट अगेंस्ट द करंट और 6 मिनट विद द करंट। तो इसकी खुद की स्पीड तो उतनी ही रही होगी ना भाई की, इसकी खुद की स्पीड मतलब बोट की स्पीड तो उस डायरेक्शन में भी उतनी ही रही है, इस डायरेक्शन में भी इतनी रही है। एक तरफ इसको पानी इसके अगेंस्ट गया है, एक तरफ पानी ने इसकी मदद करी है,
तो जो बोट की स्पीड, ये 6 मिनट बोट की स्पीड उधर लगी और 6 मिनट बोट की स्पीड इधर लगी, वो तो कैंसिल आउट हो गया। बट इस 6 मिनट पानी ने भी इधर इसको धकेला और अगली 6 मिनट पानी ने इसको इधर धकेला, तो एक्चुअल में जो गैप आएगा वो आएगा 6 मिनट पानी ने इधर धकेला और 6 मिनट पानी ने इधर धकेला, तो अल्टीमेटली ये जो इधर धकेला गया है, ये 12 मिनट पानी के द्वारा इधर धकेला गया है, वो ये डिस्टेंस आएगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए, मैं उधर जा रहा हूं और मेरे नीचे जो धरती है, ट्रेडमिल मान लो, वो इधर आ रही है, तो मैं तो 6 मिनट उधर भागा, उसी स्पीड से भागा। आप बोलोगे सर लेकिन फाइनल जो स्पीड आई उसमें तो आप उससे नहीं भागे। स्पीड के 2 कंपोनेंट है, 2 पार्ट है, एक तो बी और एक डब्ल्यू। पहले मैं सिर्फ बी को देख लेता हूं। तो 6 मिनट के लिए बी मैंने उधर लगाई और 6 मिनट के लिए मैंने इधर लगाई। कोई मेरी मदद कर रहा था, मदद वाले कंपोनेंट को बाद में देखेंगे, तो वो तो कैंसिल आउट हो गए। 6 मिनट के लिए मैंने उधर लगाई, 6 मिनट के लिए उधर लगाई। जब मैं 6 मिनट के लिए उधर भाग रहा था, तो इस डब्ल्यू वाले ने मुझे डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर इधर लाकर रख दिया। तो मैंने जो दोनों डायरेक्शन में जोर लगाया था वो तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन पानी ने पहले 6 मिनट इसको इधर भेज दिया जितना ये भेज सकता था, और उधर भी पानी ने 6 मिनट इधर भेज दिया जितना ये भेज सकता था। तो दोनों सिचुएशन में पानी 12 मिनट में जितना भेज सकता है उतना गैप आएगा। अगर वैसे समझ पाते हो तो ठीक है। तो पानी 12 मिनट में 120 मीटर भेज सकता है, उसके बाद आप देख लोगे। आप डायरेक्टली 120/12 यहाँ आ जाओ, अदरवाइज ऐसे भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आते हैं, तो मैं बोलता भाई ऐसे करो। कभी कभार कोई एक आएगा तो ऐसे भी कर लोगे तो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये देखो भाई, तो भाई सिंपल है, इसका तो फॉर्मूला है। अब मुझे एक बार कमेंट करके बता देना आगे से फॉर्मूला बार बार रिवाइज करवाऊँ कि नहीं। MDN मदन, मदन बनता है MD, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, प्लस MN। तो यहाँ पर लिखोगे 1 + 2 = 3, 1 mod + 2 मीडियन = 3 मीडियन। तो यहाँ पर उसने क्या क्या दे रखा है, उसने मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है। तो 1 mod + 2 मीन यानी कि 72 का डबल 144 = 3 मीडियन यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। इसको उधर ले जाकर घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 81। डूएबल क्वेश्चन है। अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या, पहले भी याद ही होना चाहिए, इजी है। आगे बढ़े, द मीन ऑफ k ऑब्जर्वेशंस इज a if a new value is added to each observation such that, तो k ऑब्जर्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे k ऑब्जर्वेशन, इनकी कुछ एवरेज है। इसने हर एक में कुछ ऐड कर दिया। एवरेज हम क्या देखते हैं, एवरेज हम देखते हैं कि टोटल चीज को बांट देते हैं बराबर। तो जो भी इसने ऐड किया उसको हम बराबर बांटेंगे, हर बंदे के हिस्से में जो आएगा एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसने पहले वाले को 2 दिया, अगले वाले को इसने 4 दिया, अगली ऑब्जर्वेशन को 6 दिया, ऐसे ही ये देता रहा। एंड वाली ऑब्जर्वेशन को +2 के देगा। ठीक है जी, ओवरऑल ऐड कितना हुआ, अगर आप इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + k। एक जगह इसने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो उसका तो हमें पता है 1 + 2 + 3 + 4, फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स का सम k × k + 1/2। ठीक है, ओवरऑल 2 कॉमन लेने के बाद जो भी आया, ओवरऑल इतना मिला है, सारे नंबर्स को मिलाकर ये मिला है। ठीक है जी, तो ये जो मिला है इसको मुझे पर हेड बांटना भी है। तो टोटल बंदे कितने हैं, k है, k ऑब्जर्वेशन है, तो k से डिवाइड कर दूंगा, तो पर हेड ये आएगा, पर ऑब्जर्वेशन ये फायदा होएगा k + 1। तो जो मीन है वो k + 1 बढ़ जाएगा। नया मीन इसने बताया है 2 है, यानी कि नई एवरेज, और पुरानी जो एवरेज है वो a है। तो नया मीन पुराने मीन से कितना बड़ा है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आप इसमें ये भी कर सकते थे, इस तरीके के क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल ले लो। आप 3 ऑब्जर्वेशन मान लो,
कि भैया 2 3 5 ऐसे मान लो और करके देख लो। एक को 2 दे दो, एक को 4 दे दो, एक को 6 दे दो। पहले 5 और 3 8 और 2 10, एक मान लो इसको। 5 और 3 8 और 1 9, तो यहाँ पर एवरेज थी 3, तो देख लेना कितनी बढ़ गई। इसमें करने की जरूरत नहीं है, कल को कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए आप खुद वैसी सिचुएशन क्रिएट करके देख लो। अगर मान लो एक बार आपने लिया और 2 ऑप्शन रह गए कि सर ये करूं या ये करूं, फिर एक और डिफरेंट सिचुएशन लेकर देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे ये क्वेश्चन है भाई, तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में आया है, बस उसी की रकम बदल चुके हैं। अगर आपने ये पढ़ा, आपको लग रहा है आप कर लोगे, तो ठीक है आप कर दो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, मार्क एंड रिव्यू, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होएगा, तो स्किप। मोस्ट प्रोबेबली आप मार्क एंड रिव्यू इसको करोगे तो ही बेटर रहेगा, सेकंड राउंड में कर लेना। ठीक है, अब हम करें। 70 एथलीट हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, रनिंग वाले मैंने यहाँ पर लिख दिए। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। और कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो है क्या, देखो जो बंदे यहाँ पर हैं, ध्यान से देखिएगा, जो बंदे यहाँ पर खड़े हैं, मैंने ये बोला कि जितने बंदे भी रनिंग करते हैं वो सारे इस सर्कल में खड़े हो जाओ। तो इस सर्कल के अंदर कितने बंदे खड़े हो जाएंगे, 35। फिर मैं बोल रहा हूँ जो भी बंदे स्विमिंग करते हैं वो इस सर्कल में खड़े हो जाओ, वो तो 30 बंदे इस सर्कल में आ जाएंगे। इस जगह पर कौन से बंदे होंगे, इस जगह पर बंदे होंगे जो रनिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। ठीक है, और जो बंदे साइकिलिंग करते हैं, मैंने बोला इस सर्कल में खड़े हो जाओ भाई। ठीक है, और जो बंदा तीनों करता है वो इस रीजन में खड़े हो जाना। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर। तो ये सारे बंदे कितने हैं, ये सारे बंदे हैं मेरे भाई 70। ओके, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ते हो तो 75 तो यहीं पर हो गए, एक्स्ट्रा कैसे हो गए 70 में से, क्योंकि कुछ बंदे 2 बार काउंट हो गए, वो दोनों सर्कल में है। 2 बार कैसे काउंट हो गए, अगर आप 30 और 45 को जोड़ोगे, इस सर्कल के अंदर जितने बंदे हैं, तो इस सर्कल के अंदर जितने बंदे हैं, तो देखो जब ये सर्कल यहाँ से गया तो ये बंदे दोबारा से काउंट हो गए ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीजन 2 सर्कल्स के अंदर आ रहा है वो 2 बार काउंट हो जाएगा, जो 3 सर्कल्स के अंदर आ रहा है वो 3 बार काउंट हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, और हमने बताना क्या है, उसने बताया कि 15 एथलीट साइंड अप फॉर ऑल दी 3 एक्टिविटीज, यहाँ पर 15 बंदे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड एथलीट साइंड अप फॉर एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रैंडमली हम एक एथलीट को सिलेक्ट करें और उसने एग्जैक्टली 2 एक्टिविटी में साइन अप कर रखा। तो 2 एक्टिविटी में साइन अप करने वाले कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पर ए बंदे हैं, यहाँ पर बी बंदे हैं, यहाँ पर सी बंदे हैं। एग्जैक्टली मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। एग्जैक्टली 2 एक्टिविटी में यही है, 15 वाले तो 3 एक्टिविटी में, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए बहुत ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए। देखो अगर मैं सभी बंदे यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, सभी बंदे सिर्फ 70 बंदे हैं। ठीक है, तो इन सब का सम आना चाहिए 70। ठीक है, कैसे, मैं इस पूरे सर्कल को जोड़ रहा हूं, इसको प्लस में इसको प्लस में इसको। ठीक है, फिर ये 70 से दूर बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ बंदों को मैंने 2 बार गिन लिया, कुछ बंदों को मैंने 3 बार गिन लिया। मैंने बोला रनिंग वाले हाथ उठाओ, 35 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने बोला स्विमिंग वाले हाथ उठाओ, तो ये जो ए और 15 जिन्होंने पहले रनिंग में हाथ उठाया था, इन्होंने भी हाथ उठा लिया। ठीक है, तो ऐसे करके ए वाले, बी वाले और सी वाले 2 बार काउंट हो गए, 15 वाले 3 बार काउंट हो गए। लेकिन हर एक बंदा कितनी बार काउंट होना चाहिए, 1 बार, 0 बार नहीं, 1 बार हर एक बंदा। तो जितनी भी एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई है वो घटा देते हैं। तो 70 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, माइनस में जो भी चीज 2 बार काउंट हुई है, 2 बार काउंट हुई है ए बी और सी, तो ए बी और सी को 1 बार घटा दूंगा। 1 बार काउंट 2 बार हुई है, क्योंकि 1 बार तो काउंट होंगे ही ना भाई, 1 बार तो सबको काउंट होना है, तभी 70 बनेंगे। तो जो 2 बार काउंट हुई है, क्योंकि 1 बार एक्स्ट्रा काउंट होगी, घटा दिया। ये जो 15 है ये टोटल 3 बार काउंट हो गया, होना चाहिए था 1 बार, 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो 2 बार घटा दो, यानी कि -30।
ठीक है दोस्त, अब a प्लस बी प्लस सी को इधर ले आओ, आपको वैल्यू मिल ही जाएगी। अब इस इक्वल टू ये सारा कितना, इसमें से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई कितना, 80 माइनस में 70 इज इक्वल टू 10। तो टोटल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। 10 बंदे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली दो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, किसी भी रैंडमली बंदे को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 10, टोटल आउटकम 70, आंसर इज 1/7। एक्चुअल में इसमें प्रोबेबिलिटी का बड़ा कंसेप्ट नहीं लगा, इसमें कंसेप्ट लगा सेट थ्योरी का। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये अगर फर्स्ट राउंड में कर पाओ, समझ में आए तो करो, नहीं तो मार्क इंटरव्यू करके आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वाज 7:6 व्हेन देयर डॉटर वाज बोर्न। जब डॉटर 0 साल की थी तो फादर और मदर का जो रेशियो था वो था 7:6। डॉटर 0 ईयर की थी। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी दिस व्हेन द डॉटर्स एज बिकम्स ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज मैंने डॉटर की मान ली डी। तो आज ये सिचुएशन है प्रेजेंट की। जनरली मैं प्रेजेंट को 0 से डिनोट करता हूं, लेकिन अब ये डॉटर की उम्र के हिसाब से बता रहे हैं तो मैंने उसी हिसाब से लिख लिया कि डॉटर जब 0 की थी, जब वो पैदा हुई तो 7:6 रेशियो था। आज डॉटर डी की है। ठीक है जी, जब डॉटर आज से डबल हो जाएगी, यानी कि जब डॉटर 2D साल की हो जाएगी तो इनका रेशियो हो जाएगा 13:12। ठीक, यानी कि ये वाली सिचुएशन यहाँ से डी साल बाद है और इसके डी साल बाद ये वाली सिचुएशन है। ठीक, ओके जी। इन क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या होता है, इन दोनों का जो गैप है वो सेम करना होता है, इन दोनों का गैप, क्योंकि फादर हमेशा मदर से एग्जैक्टली सेम बड़े रहेंगे पूरी उम्र। ठीक है, इनका गैप 1 है, इनका गैप 1 है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके गैप से उनको मल्टीप्लाई करता, इनके गैप से इनको मल्टीप्लाई करता। ठीक है, फिर गैप सेम हो जाता। फिर हमें ये सिचुएशन कंपेयर करनी होती है। उसने पूछा ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड मदर। प्रेजेंट एजेस का रेशियो, तो सिंपली बात है प्रेजेंट एजेस मतलब आज यहां पर फादर और मदर का रेशियो हमें देखना है। तो अब सिंपली ये देख लो, देखो यहां से ये डी साल बाद है, यहां से ये डी साल बाद है, यानी कि ये एग्जैक्टली बीच में है। तो फादर की उम्र 7 से 13 हो गई, क्योंकि ये गैप तो हमने मेंटेन कर दिया ना। तो उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो 7 से 13 हो गई, उसके एग्जैक्टली बीच में आना है। या तो 7 और 13 20/2 10 कर दो, या फिर ऐसे देख लो 7 से 13 तक जाते जाते +6 हो गए, +6 हो गए, मैं +3 कर दूं। यहाँ पर भी +6 हुए होंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये गैप मेंटेन कर दिया तो ये गैप फिर सेम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी +3 कर दो, 10:9। इस तरीके के इक्वेशन में पहले ये गैप बैलेंस कर लोगे तो आप डायरेक्टली फिर इसको इक्वेट कर पाओगे। मुझे ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है इसके एग्जैक्टली बीच में आना है। अगर मान लो वो ये बोलते कि जब डॉटर की उम्र 3 गुना हो गई आज से तो रेशियो ये है, तो फिर आप क्या करते, आप ये करते कि 7 से 13 तक जाते जाते 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 है। तो उस 6 को मैं 1:2 रेशियो में तोड़ता, 6 का 1/3 करता तो 2, तो 7 में 2 जोड़ के 9 आ जाता। समझ रहे हो कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, मैं पानी पी लूँ, इसको आप पॉज करके कर लोगे, डुएबल है बहुत। एक बार फिर से ट्राई कर लो, बहुत इजी है। मैं पानी पी लेता हूँ और मैं रेस्ट लूँगा 30 सेकंड का। ट्राई करो तब तक अगर आपने नहीं किया है।
इमेज छोटी है ना, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ टीम को आगे से बड़ी करके देंगे इसी में। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, तो मीन यानी कि एवरेज 8 है, तो पी की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई क्या सीन है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हुए आपको लगा यार बाद में करूँगा, फर्स्ट राउंड में हम फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहे, तो मार्क एंड रिव्यू करके बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपको लग रहा है फ्लो नहीं टूट रहा मेरा, तो कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पर 3 बंदे हैं। 1 मिनट रुको। ये लो, ठीक है। 3 बंदे हैं, फ्रीक्वेंसी 3 बंदे हैं जिनकी वैल्यू 2 है, 2 बंदे हैं जिनकी वैल्यू 4 है, 3 बंदे हैं जिनकी वैल्यू 6 है। तो सिंपली आप क्या करोगे, अगर आप मीन निकालना है, ठीक है, मीन यानी कि एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, मान लो इनका मीन 8 है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टोटल बंदे कितने हैं। तो टोटल बंदे हैं 3, 5, 8, 3 11 और 2 13, तो 13 इंटू 8। ठीक है, ये होना चाहिए टोटल सम। 3 बंदे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6, ऐसे करते रहो। 2 चौके 8, 3 छके 18, प्लस 3p प्लस 18 और 2 इंटू 10 20, ये होना चाहिए भाई। अब जोड़ लेते हैं इनको। 18 18 36 और 8 44 और 6 50, तो 3p इज इक्वल टू 104 माइनस 50 यानी कि 54, यानी कि p इज इक्वल टू 18 आ गया क्या? वहाँ पर तो नहीं है, कुछ तो गलती करी है। इसका मतलब ये 20 नहीं जोड़ा ना मैंने, 36 और 8 44 से 50 और 20 70, तो माइनस का 70, तो ये फिर 20 कम हो जाएगा 34 बटे में 3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। मेरा कर्सर खराब हो गया, फिर से नया मंगाया था। ये भी आप इजीली कर लोगे। इसमें एक सिली मिस्टेक होने के चांस है इस तरीके के क्वेश्चन में, जब मैं आपको बताऊंगा ना और आप उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर आपको आगे ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए टोकता हूँ मैं बीच बीच में। ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं कि इस 10% को आप सीधा 5 से गुणा कर दो। आप ये ना देखो कि भैया 6 ईयर्स के लिए है क्या है, मतलब ऐसे, क्योंकि एग्जाम में आप अंडर स्ट्रेस रहते हो। ठीक है, और फिर इसीलिए उसका ऑप्शन मैंने दिलवा दिया टीम से, बाकी ये डुएबल है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब है, उसकी एजेस का सम इक्वल है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो क्यूब की एज को मैंने मान लिया सी, तो एज कितनी होती है क्यूब में? 12। ठीक, 4 नीचे, 4 तो नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4, और 4 इनके वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए 12 होती हैं। तो 12 इंटू क्यूब की एज सी है, इज इक्वल टू स्क्वायर की साइड को मैं एस मान लूंगा, इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4s, अगर उसकी साइड s है तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि c बाई एस इज इक्वल टू 1/6। आगे वो क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, x मान लूँ, 1x 6x, ये रेशियो है, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं देना। x मानने का दिल नहीं कर रहा कि सर x मान के बिना होता, y मान लो, टेंशन मत लिया करो, आप इलाज है अपने पास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 6 छिके 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 6 छिके 36 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स इज इक्वल टू 6। देन द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड है 6x, एक्स की वैल्यू है 6, 6 छिके 36। डुएबल क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में, अनकंफर्टेबल हो गए तो ही छोड़ना है, अदरवाइज थोड़ा सा आप दिल में ये करो, थोड़ा सा शांत होके करो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, तो आप कर लोगे फर्स्ट राउंड में। आगे बढ़ूं, ये देखो
अब मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा केयरफुल होकर मुझे आंसर मार्क करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट राउंड में तेज तेज नहीं करना चाह रहा, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। मैं करवा देता हूँ। अब देखो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। लेकिन अगर मैं इसको z के, अगर मैं इक्वल टू के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट लिखूंगा। तो मान लो मैंने a लिख दिया, इक्वल टू a इंटू जेड। जब जब z बढ़ेगा तब तब x बढ़ेगा, z जितने गुना होगा, जितने गुना बढ़ेगा x भी उतने गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए जेड। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, कि y इज इक्वल टू बी इंटू जेड। यहां पर ए जेड नहीं लिखना, क्योंकि y जो है z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये तो अलग हो सकता है ना। हो सकता है x हो 2z और y हो 3z। y जो है z से 3 गुना है, तो z 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा, वो 20% घटेगा तो ये 20% घटेगा। बट एक्चुअल में इक्वल उसके कितने गुना के ये हमें नहीं पता। ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब उसने क्या बताया है, क्या पूछा है, दो स्टेटमेंट अपने पास, बोल रहा है कौन सी सच है, कितनी सच है, तो बताते हैं। देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। देखते हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर में जेड स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या होता है, उनमें से एक चीज आती है इज इक्वल टू के उधर दूसरी चीज आती है, और यहां पर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ रहे हो, यहां पर अगर x है, यहां पर y है, और यहां पर 5 7 -3 √25 कुछ भी हो, तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या वही यहां पर भी ऐसा है, यहां पर x है, यहां पर z है, a हमने कोई कांस्टेंट माना है, कोई कांस्टेंट होगा वो मैंने यहां पर माना है। तो आप देखोगे कि x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही है, क्योंकि a और b अगर कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ही आएगी। तो यानी कि जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो सत्य है दोस्त। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट नहीं ट्रू हो रहा होता, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता जेड इंटू समथिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जेड के, लेकिन अब जेड स्क्वायर के। क्लियर है। आगे, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखनी होती हैं तो दूसरी तरफ में चीज को ऐसे डिनोमिनेटर में लिखना होता है। इसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, अब ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें भी मैं ए और बी का यूज कर लेता हूं। x इज इक्वल टू ए बाई जेड। ठीक है, एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो y इज इक्वल टू बी बाई जेड। देन x इंटू वाई, तो गुणा करके देख लेते हैं दोस्त। तो x इंटू वाई, इन दोनों को गुणा करूंगा तो इज इक्वल टू ए बी अपॉन में जेड स्क्वायर। तो ऊपर x इंटू वाई है और नीचे इस तरफ जेड स्क्वायर, और ऊपर कोई कांस्टेंट है, तो यानी कि x इंटू वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो देखो एक्स वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यानी कि ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, A man observes the top of a communication tower from 2 different points. डुएबल क्वेश्चन है, बार बार ये सिचुएशन आ चुकी है, आपको शॉर्टेस्ट वे भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक टावर का टॉप वो 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करता है, P एंड Q से। P से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, ही मूव्स 20 मीटर फर्दर टू पॉइंट Q, और Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30, द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये 20 है। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ, 30 60 90 की 2 ट्रायंगल हों, उनमें एक साइड वो कॉमन देगा, उसकी लंबाई हो जाएगी √3। फिर जो छोटी वाली है इसकी लंबाई है 1 यूनिट, जो बड़ी वाली है इसकी लंबाई है दोस्त 3 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट।
आपको सारी साइड्स का रेशियो मिल गया। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस देख लेना मेरे से यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस 2 की वैल्यू बैच में भी करवाई रखा है, तो अगर बैच नहीं ले रखा तो यूट्यूब पे देख लेना। इस 2 की वैल्यू उसने बता रखी है 20 है, तो 10 गुना है, तो किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, √3 की, तो 10√3। 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस के जो इतने टाइम में सोल्व हो सकते हैं। आगे बढ़ूँ, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में डूएबल है। फिर भी मैं वीडियो सॉल्यूशन क्यों करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस के, क्योंकि टेक्स्ट में लिख कर ये सारी बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। ए ने बी को कोई चीज़ बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, ऐसे सक्सेसिवली आ रहा है, तो आप लिखते जाओ। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का कॉस्ट प्राइस मैंने ए मान लिया। फिर उसने जब बी को बेची, जब ऐसे सक्सेसिवली ना आए तो हम मर्जिंग द रेशियो करेंगे, बट ऐसे सक्सेसिवली आ रहा है तो उसी से कर देते हैं। ए को जितने का भी पड़ा उसने बी को इतने % प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 1/6 प्रॉफिट पर, 6 के ऊपर 1 का फायदा, यानी कि 7/6 गुना में बेच दिया। अब बी को जितने का भी पड़ा उसने इतने के लॉस पर बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ के लिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, 66.66% क्या होता है, 2/3। तो बस इसने पॉइंट को इधर सरका दिया, पॉइंट को इधर सरका दिया, यानी कि 10 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 2/30। आप इसकी फ्रैक्शन को 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 30 के ऊपर 2 का नुकसान, यानी कि 28/30 गुना करके बेच दिया। लॉस है ना, 2/30 का लॉस। फाइनली सी ने क्या किया, 14.28 के प्रॉफिट पर बेच दिया, जो कि होता है 1/7, तो 7 की चीज़ को 8 में बेच दिया, और तब जाकर वैल्यू हो गई दोस्त इतनी। ठीक है ब्रो, कर दें सोल्व। 8 7 56, ठीक है भाई, 7 चौके 28, 4 यानी कि 2 2, 1 2 से मैंने ये काट दिया, 1 2 से ये काट दिया, 15 थी 4500। आगे बढ़ते हैं। The heights of Manish and Nitish were in the ratio 5:6। कुछ साल के बाद मनीष की हाइट इतने % बढ़ गई, बट इट वाज ओनली 90% एज मच एज नीतीश हाइट, एज नीतीश हाइट इंक्रीज्ड बाय दिस। तो कुल मिलाकर एक तो वैल्यू है, बाकी सारी परसेंटेज और रेशियो है। तो एक बार इस वैल्यू को इग्नोर करो, परसेंटेजेस को सेट कर लेते हैं, फिर इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे रेशियो को। तो मनीष और नीतीश हैं, तो आप मानो 5 और 6, ठीक है, ताकि परसेंटेजेस वगैरह निकल आए इजीली। तो आप 50 और 60 भी मान सकते हो, या फिर 500 और 600 भी मान सकते हो, आपका दिल करे वो मान लो, ठीक है। आफ्टर सम ईयर्स मनीष हाइट इंक्रीज बाय 20%, तो इसको मैं 20% बढ़ा रहा हूँ मनीष को, 20% यानी कि 1/5, तो यानी कि इसका 1/5 10 है, ये 10 बढ़ के 60 हो गई, ठीक है। अब बट इट वाज ओनली 90% एज मच एज नीतीश हाइट एट दिस टाइम, पर ये सिर्फ 90% थी उस वक्त जो नीतीश की हाइट थी उसका। तो मान लो ये 10 है तो ये 9 है, तो इसको मैं 9 का भी मल्टीपल बना लूँ, तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये ऑलरेडी है, तो हर एक चीज़ को 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये 9 का 20 गुना है, तो 10 का 20 गुना, ये 200 हो गई। तो मैंने सारे रेशियोज को मर्ज कर लिया, सारी परसेंटेजेस वगैरह रेशियोज वगैरह, ठीक है। अब उसने क्या बताया है कि नीतीश की हाइट भी 20 बढ़ गई थी, तो हमारे रेशियो के हिसाब से 20 बड़ी है, और एक्चुअल में भी 20 बड़ी है, यानी कि ये जो रेशियोज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ मनीष, मनीष की न्यू हाइट है 180, ठीक है भाई, क्लियर है। और आपको एक बात बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन वो है जो सबसे पहले हम कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग सेम है। अगर आप देखो हुआ क्या है इसमें, एक 620 एब्सोल्यूट वैल्यू है, बाकी सब परसेंटेज इसमें है, तो मैंने परसेंटेजेस की मदद से अपना पूरा सिस्टम बना दिया, फिर अपना रेशियो वाला एक ऑल्टरनेट सिचुएशन तैयार कर ली, फिर उस सिचुएशन को मैंने कंपेयर कर लिया रियल वैल्यू से, रियल वैल्यू कितने गुना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की अंडरस्टैंडिंग यूज हो गई, वहाँ पर सिर्फ परसेंटेज और रेशियो की होगी। एक हिसाब से सेम ही चीज़ है। ये तो आप कर लोगे इजीली। आगे बढ़ जाऊँ, एक यहाँ पर कुछ सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो कई बार क्या होता है भाई,
कई बार मान लो यहाँ पर इसका क्यूब है, ये तो क्यूब रूट जो है क्यूब से कट गई, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 7 है, ऐसे तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये जो 512 है, जो भी इस तरफ जो वैल्यूज हैं जो इस स्क्वायर रूट के साइन के ऊपर, वो तो ऐसे हैं, उनको डिनोमिनेटर में लिखो। और जो भी इस तरफ है, ये तो सिंपल है, बट हो सकता है 3, 20, 17, यहाँ पर 5, 8, 19, ऐसे अलग अलग वो कॉम्बिनेशन दे दे, तो आप ऐसे कर सकते हो। गुणा में 125, जो भी स्क्वायर रूट के साइन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनको 1 में करके, और बाकी क्योंकि कई बार वो ऐसे सीरीज बना देता है पूरी, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। आपको पता है 512 का क्यूब रूट 8 और 125 का क्यूब रूट 5, तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पहले ये क्यूब रूट सोल्व करना जरूरी थोड़ी है, पावर्स की पावर ऐसे है, गुणा में है, तो ऐसे करके कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी आप इजीली कर लोगे। लेकिन यहाँ पर आपको करना कैसे है, यहाँ पर आपको ऐसे करना है भाई, 144 है 12, फिर यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट होएगा, यानी कि 1.2, यहाँ पर फिर 2 के बाद पॉइंट होएगा तो 0.12। ठीक है, और उसके बाद कई बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आप ऐसे जीरो फिल भी कर लो। आप बोलोगे सर ये बच्चों वाली बात बता रहे हो, अरे 5 सेकंड लगा के आप बिल्कुल श्योर हो रहे हो कि मेरा उत्तर ठीक आ जाएगा तो लगा लो। अगर आप अनकंफर्टेबल हो 1% भी ऐसे कम ज़्यादा डिजिट से, तो लगा लो, फायदा है। ठीक है, ऐसे करके तो ना ही करो इसको, ऐसे ही किया करो इस तरीके के क्वेश्चन को। आगे बढ़ो, ठीक है जी। 3 कैंडिडेट हैं, पी, क्यू एंड आर, पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। पी को इतने % ज़्यादा वोट मिले क्यू से, आर को 15% ज़्यादा वोट मिले क्यू से। तो इन्होंने पी क्यू आर का कंपैरिजन बता दिया कि पी गोट 35% मोर वोट्स देन क्यू, तो इसको 100 मिले, तो इसको 135 मिले। आर गोट्स 15% मोर वोट देन क्यू, तो इसको 100 मिले, तो इसको 115 वोट मिले। तो आप 5 से काट लेते हैं, सभी को सारे 5 से कट रहे हैं। पी ओवरटुक आर बाई 2 फॉर 12 वोट्स। पी ने आर को कितने वोट से ओवरटेक कर लिया, यहाँ पर देख लेते हैं, 20 वोट से। 115 से 20 ज़्यादा इसको मिली है। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है। ओके जी, अगर 90% वोटर्स वोटेड, 90% लोगों ने वोट किया और कोई भी इनवैलिड या इलीगल वोट नहीं हुई, यानी कि जितने भी वोट पड़ी सारी वैलिड थी, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है जी, देखो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने। अपने पास 20 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितने वोट पड़े हैं इन सबको जोड़ लो, 100 100 100 300 और उसके बाद 50, टोटल 350 वोट। तो 350 यूनिट की वैल्यू ये है। ये तो वो वाले वोट है ना जो पड़े हैं, जो पड़े हैं वो 90% है, 90% लोगों ने ही वोट दिया। तो अगर ये 90% की वैल्यू है, 9/10 की वैल्यू है, तो 10/9 की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोट्स की है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नौ दूनी 18, 9 सिक्के 9 8 72, 2 1 3 4, गुणा में 35 करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, यहाँ से 2 उठा के इसको दे देता हूँ, या फिर 5 चौके 20, 2 क्या कोई छोड़ो यार, 2 के 12, 2 7 14, 2 इसको दिया तो 70, 7 7 49, 9 के आगे 2 0। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऑप्शन में तो ये ए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 7 7 49, 4 7 के 42 और 4 46, गलत लिख रखा है टीम ने। आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, आपने कर लिया होएगा। तो दैट्स ऑल भाई। अभी आपने फीडबैक देना है नीचे कि आपको ये मॉक जो है कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा। मेरी तरफ से ये आप मॉडरेट बोल सकते हो इसको। अगर आपको इजी लगा तो आप ये मान लो कि मॉडरेट ही था, आपकी तैयारी अच्छी है। इस मॉक में आपने अच्छा किया होगा तो आप फॉर श्योर एग्ज़ाम के अंदर अच्छा करोगे। इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मॉक मुश्किल था, इसमें अच्छा क्या होगा तो करोगे, नहीं, आपका एग्ज़ाम ऐसा ही आता है, आप अंडर प्रेशर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मॉक्स के लेवल को थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हम करेंगे अब।
इसीलिए करेंगे ताकि आप हर एक चीज़ के लिए तैयार रहो, लेकिन उस रेंज में करेंगे जितनी रेंज में आपका एग्ज़ाम अलाउ करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगले मॉक के अंदर मिलते हैं भाई।